नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ रहे थे, भाषा और व्याकरण। बच्चों ये पाठ आपने पूरा कर लिया था, एक्सप्लेनेशन हो गया था पूरा। उम्मीद करती हूँ घर पे पढ़ भी लिया होगा। आज हम इस पाठ की बुक एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों ये सब करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए। अपनी बुक नोटबुक को कवर करके स्वच्छता से उसमें अपना कार्य करते रहिए और अपने बड़ों की बात को मानिए। दूसरी बात, आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 1 की बुक एक्सरसाइज। और बुक एक्सरसाइज का जो भी पार्ट आज मैं करा रही हूँ बच्चों, आपको ये नोटबुक में करना है। एक नई नोटबुक बनानी है और नई नोटबुक में आपको ये अपना कार्य करना है। तो इसमें पहला है, आइए अभ्यास करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, उचित विकल्प पर सही का चयन लगाइए। ये जो विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, ऑप्शन वाले बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आपको अपनी बुक में ही फिल करके रखना है, इनको नोटबुक में नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में ही फिल कर लेंगे। प्रश्न नंबर का है, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बोली, संपर्क भाषा, उपभाषा। तो सही उत्तर है इसका बोली। बोली के पीछे वाले कॉलम में कर देंगे। ख है, भारतीय संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत। सही उत्तर है इसका बच्चों हिंदी को टिक कर देंगे। इसके बाद अगला ग वाला क्वेश्चन है, ज्ञान राशि का संचित कोश क्या कहलाता है? ऑप्शन है लिपि, साहित्य या भाषा। तो साहित्य कहलाता है। साहित्य के पीछे वाले कॉलम को टिक कर देंगे। घ क्वेश्चन, बच्चा स्तंभ किस भाषा का प्रयोग करता है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा या मातृभाषा। तो सही उत्तर है इसका मातृभाषा। तो मातृभाषा के पीछे वाले कॉलम को टिक कर देंगे। बच्चों ये प्रश्न नंबर 1 आपको अपनी बुक में ही करना है, इसको नोटबुक में करना। अब प्रश्न नंबर 2 ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। प्रश्न नंबर 3 भी नोटबुक में करेंगे और आगे इतने प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में ही करना। तो पहला प्रश्न इसमें नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही निशान लगाइए। तो इसमें सही और गलत करना है बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला का वाला है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन। तो इसमें राइट का लगा देंगे, सही का टिक कर देंगे। ख है, लिखित भाषा में हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो यहाँ हम क्रॉस लगा देंगे, गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला ग, हिंदी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। ये भी गलत है। तो यहाँ भी हम गलत का निशान लगाएंगे। घ, व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। ये सही है। तो यहाँ आपको सही का निशान लगा लें। वाला, व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य पर विचार किया जाता है। ये भी सही है। तो यहाँ हम इसके पीछे भी सही का निशान लगा दें। ऐसे प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा। जो सही है उन पर सही का हमने निशान लगाया है, जो गलत है गलत का लगाया है। तो बच्चों ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया, इसको आप अपनी नोट में कर लेंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 3, भाषा और भाषी को मिलाइए। ये एक तरफ भाषाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनकी लिपियाँ। तो पहला है, उर्दू किस भाषा में लिखी जाती है? फारसी में। तो इसको फारसी से मिला देंगे। पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। तो इसको गुरुमुखी से मिलान कर देंगे। जर्मन रोमन में लिखी जाती है, तो जर्मन को रोमन से मिला देंगे। संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, तो संस्कृत को हम देवनागरी से मिला। और रूसी भाषा में लिपि में लिखी जाती है, तो इसको हम क्रिलिक के साथ मिला देंगे। बच्चों इसमें आप इनके जो मिलान वाले क्वेश्चन हैं, इन मिलान वाले क्वेश्चन को इसी तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे या फिर इनके सामने इनके उत्तर लिख देंगे। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, परिभाषा लिखिए। यहाँ जितनी भी भाषाओं के बारे में हमने पाठ में पढ़ा था उन सभी भाषाओं की हमें परिभाषा लिखनी है। इसमें पहली है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा में इसकी परिभाषा है, वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार
द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरी है बच्चों साहित्यिक भाषा। तो इसमें है ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य की भाषा ही साहित्यिक भाषा कहलाती है। अब आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हिंदी भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्र में बोली, समझी, पढ़ी और लिखी जाती है। इसलिए वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब आती है बच्चों उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के निवासी एक दूसरे से परस्पर संपर्क के लिए करते हैं। तो बच्चों ये सारी भाषाएं मातृभाषा, साहित्यिक भाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा और संपर्क भाषा, ये भाषाएं हमने यहाँ पढ़ी भी थी और इन भाषाओं के बारे में हमने सभी भाषाओं के बारे में इस पाठ में पढ़ लिया था। तो आप लोगों को ये भाषाएं यहाँ परिभाषा के रूप में लिखनी है, इनकी परिभाषाएं यहाँ लिखनी है। और अब करते हैं हम इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इसके प्रश्नोत्तर करने हैं आपको। ध्यान रखिए ये सारा कार्य आपको क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक आपको अपना सारा वर्क अपनी नोटबुक में ही करना है। न्यू नोटबुक बनानी है, रजिस्टर बना लीजिएगा। अगला है क। प्रश्न नंबर का है इसमें भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों इसको हम पढ़ते हैं। इसका उत्तर है भाषा सार्थक ध्वनियों का ऐसा मेल है जिसके माध्यम से हम अपने मनोभावों और विचारों को एक दूसरे से बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। जय हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये भाषा की हमने परिभाषा लिखी है। ये भाषा क्या होती है, इसका उत्तर है। अगला है बच्चों भाषा के कितने रूप होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को आपस में बोलकर, सुनकर अथवा पढ़ लिखकर प्रकट करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। बच्चों मौखिक भाषा को यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है। मुख से बोली जाने वाली अथवा कानों से सुनी जाने वाली वाणी भाषा का मौखिक रूप है। यह भाषा का ध्वनि रूप होता है, जैसे 2 व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना। शिक्षक द्वारा बच्चे को बोलकर पढ़ाना या प्रश्न पूछना। अब आती है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा, भाषा का लिखित रूप भाषा का लिपि रूप होता है। इसमें व्यक्ति मुख से बोली गई ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों यानी लिपि चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करता है और इन व्यक्त विचारों को पढ़कर समझता है। पुस्तक, पत्र, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा का लिखित रूप उसे स्थायित्व प्रदान करता है। जैसे दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं, मनोहर काका कहानी लिख रहे हैं। जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको पढ़ा जा रहा है, अर्थात वो स्थायी रूप है, वो कभी समाप्त नहीं होता, चलता रहता है। अब अगला प्रश्न नंबर है बच्चों ग, लिपि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है
मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों को उनके संकेत चिन्हों द्वारा प्रकट करने अर्थात उनके लिखित रूप को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संसार की भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। अब अगला प्रश्न बच्चों, व्याकरण हमें क्या सिखाता है? घ प्रश्न। घ का उत्तर है व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। प्रश्न नंबर 9 अंतिम प्रश्न है, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? नाम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे हम अंतिम प्रश्न का उत्तर ण वाले का। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। बच्चों पार्ट 1 की पूरी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार फिर से आपको कहूँगी, प्रश्न नंबर 2 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक आपको अपनी नोटबुक में ही करना है। प्रश्न नंबर 1 आपको बुक में करना है और ये एक्टिविटी है कि चित्रों को देखकर उनके भाषाओं के नाम बताने हैं। तो पहला पंजाबी है, दूसरा कश्मीरी है, तीसरा तमिल है और चौथा मराठी है। ये भी आपको बुक में करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना। प्रश्न नंबर 2 से 5 तक नोटबुक में करना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, नई नोटबुक बना करके उसमें अपना कार्य करिए। और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है, फ़ीस को जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा कराइए। धन्यवाद।